वेलकम टू अंस कॉमर्स स्टडी। आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन का एकीकरण। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इटली के एकीकरण के बारे में। हम लोग हमेशा सुनते आते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश आइसल, ये हम लोग हमेशा सुनते आए कि ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम क्या, ये तीनों एक ही है कि इन तीनों में कुछ अंतर है? तो अंतर होता है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम जो हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश आइसल में कुछ डिफरेंस है कि नहीं है? तो डिफरेंस है। तो आपको यहाँ पर फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर दिख रहा है ना आप लोगों को। इस फिगर से आप लोगों को पता चल जाएगा अंतर, ओके, कि क्या अंतर होता है यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटिश आइसल में, क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको फिगर में क्या दिख रहा है। यहाँ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स तीनों मिलकर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इसको घेरा गया है ब्लू पेन से। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स तीनों मिलकर ग्रेट ब्रिटेन को बनाते हैं, ओके। और उसके बाद अब आपको ये पता चल गया कि ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, एंड उसके बाद यूनाइटेड किंगडम किसको कहते हैं। तो यूनाइटेड यहाँ पर देखिए हम ब्लू पेन से घेरे हुए हैं। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। अब उसके बाद है कि तो फिर यूनाइटेड किंगडम कैसे बनता है, यूनाइटेड किंगडम किसको कहते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम के लिए देखिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर नीचे आयरलैंड दिख रहा होगा, ठीक है। तो आयरलैंड का दो पार्ट है, एक पार्ट है कि नॉर्दर्न आयरलैंड और दूसरा पार्ट है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो आयरलैंड का क्या है, दो पार्ट है। तो जो उत्तरी वाला पार्ट है, नॉर्दर्न आयरलैंड वाला पार्ट है, तो नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये जब चारों इंक्लूड हो जाते हैं तो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो आपको ग्रेट ब्रिटेन एक तरह का देखिए मैथमेटिकल इक्वेशन हो जा रहा है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स ये तीनों मिलकर एक यूनियन, एक संघ बनाते हैं जिसे ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। एक बार और सुन लीजिए, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स ये तीनों मिलकर एक संघ बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है जी, भी ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और क्या होता है, अगर इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड इंक्लूड हो जाता है, उसमें इंक्लूड हो जाता है, तो उस संघ को हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। तो उस संघ को क्या बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। तो आपको सबसे पहले तो ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम का दोनों का मतलब पता चल गया ना। स्कॉटलैंड, एक बार और देख लीजिए, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ग्रेट ब्रिटेन, ओके। फिर अब यूनाइटेड किंगडम किसे कहेंगे, इसके लिए हम इंक चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड ये चारों मिलके क्या बन जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। मतलब ये चारों यूनियन को हम जोड़ेंगे तो यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि ब्रिटिश आइसल किसको कहते हैं। तो ब्रिटिश आइसल किसको कहते हैं, जिसमें सब इंक्लूड हो ना। यहाँ पर इसके लिए भी हम इंक चेंज कर दे रहे हैं कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक, ये जब सारा इंक्लूड होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ब्रिटिश आइसल्स बोला जाता है। तो सबको ये क्लियर हो गया ना। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटेन का एकीकरण, कैसे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन हुआ, ब्रिटेन कंट्री कैसे बना। तो 18th सेंचुरी के पूर्व ब्रिटेन राष्ट्र था ही नहीं। 18th सेंचुरी के पहले ब्रिटेन राष्ट्र कोई नेशन था ही नहीं। ब्रिटिश द्वीप समूह में वहाँ पर कौन रहता था, अंग्रेज, मतलब इंग्लैंड वाले, वेल्स और स्कॉट और आयरिश रहते थे। अब अंग्रेज देखिए, जो इंग्लैंड में रहता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अंग्रेज बोलते हैं। वेल्स में रहने वाले, वेल्स भी एक द्वीप जगह था। स्कॉट और आयरिश। तो वहाँ पर पहले ब्रिटिश में कौन कौन रहता था,
अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश, जो आयरलैंड देश है, ठीक है, तो आयरलैंड में जो रहता था उसे आयरिश बोला जाता था, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसे लोग रहते थे, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश रहते थे। जो स्कॉटलैंड में रहते थे उन्हें स्कॉटिश कहा जाता था, इंग्लैंड में जो रहते थे उन्हें इंग्लिश कहा जाता था। यहाँ अंग्रेज़ दिया है तो बात एक ही है, ठीक है, इंग्लैंड इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो इंग्लैंड में जो रहता था उसे इंग्लिश बोला जाता था। आयरलैंड में जो रहता था उसे आयरिश कहा जाता था, वहाँ देखिए दिया हुआ है स्कॉट, या जो आयरलैंड में रहता था उसे आयरिश कहा जाता था। अब वहाँ पर क्या था कि भिन्न जाति कल्चर के लोग रहते थे, ठीक है। तो वहाँ पर और जो देखिए जो आप अभी बताया गया है कि वहाँ इंग्लैंड वाले रहते थे, आयरलैंड वाले रहते थे, तो उन लोग का क्या था, जो कल्चर था, भाषा था, सब क्या था, सब कुछ डिफरेंस था। तो आप लोग के दिमाग में आ जाता है ना कि जब लैंग्वेज, कल्चर, सब कुछ डिफरेंस था, सब कुछ मतलब अंतर था, तो कैसे ब्रिटेन का एकीकरण हुआ होगा। तो अब हम लोग यही देखने वाले, हम लोग को इस टॉपिक में यही देखना है कि जब उनके जो कल्चर थे, लैंग्वेज थे, सब अलग अलग थे, तो कैसे ब्रिटेन यूनाइटेड हुआ, कैसे ब्रिटेन का एकीकरण हुआ। इस टॉपिक में हम लोग यही जानने वाले हैं, ठीक है। और अभी हम आप लोग को बताए भी हैं कि उस फिगर के माध्यम से कि वहाँ पर इंग्लिश रहते थे, स्कॉटिश रहते थे, आयरिश रहते थे, तो इन सारे ग्रुप में जो था, इन सारे ग्रुप में जो इंग्लैंड वाले थे, ठीक है, जो अंग्रेज़ थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। अब पावरफुल कैसे थे इंग्लैंड वाले, जो मतलब इंग्लिश वाले थे, अंग्रेज़ थे, वो पावरफुल कैसे थे। तो आप लोग को पता ही होगा कि इंग्लैंड में क्या हुआ था, जब हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे, तो इंग्लैंड में क्या हुआ था कि उद्योग का विकास होने लगा था, ठीक है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट होने लगी थी। इंडस्ट्री का मतलब उद्योगों का विकास होने लगा था। इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड का विकास होने लगा, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था सही हो जाती है, ठीक है। तो इन सारे ग्रुप में यहाँ पर स्कॉटलैंड, आयरिश सबसे ज़्यादा जो पावरफुल थे, वो इन सारे ग्रुप में जो इंग्लिश थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगे। तो पावरफुल होने का रीज़न यही था कि इंग्लैंड में क्या हुआ था कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इंडस्ट्री का विकास होने लगा। इससे क्या हुआ कि जो इंग्लिश वाले थे, अंग्रेज़ वाले थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। और जब इंग्लैंड वाले क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की, मतलब वो भी ऐसा गवर्नमेंट बना लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बना लिए कि हाँ राजा रहो, राजा लेकिन रहेंगे, बट जो काम करेंगे किसके हिसाब से, लोगों के हिसाब से काम करेंगे। और इंग्लैंड इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि इंग्लैंड वालों ने सोचा कि जो आजू बाजू वाले एरिया हैं, आजू बाजू वाले एरिया मतलब स्कॉटलैंड है, आयरिश है, तो इनको भी अपने में मिलाने के, वेल्स को इनको भी अपने में मिलाने के बारे में सोचा। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। कौन पावरफुल हो गया था, इंग्लैंड वाले हो गए थे। तो इन्होंने सबसे पहले सोचा कि स्कॉटलैंड, अभी हम आपको बताया ना स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड को अपने में मिलाने सारे में, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, तो इंग्लैंड, इन सारे में सबसे पावरफुल था इंग्लैंड क्यों पावरफुल था, तो इंग्लैंड में इंडस्ट्री का विकास होने लगा था, उद्योग का विकास होने लगा था। उद्योग के विकास होने से क्या हुआ था, उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो ग्रो होने लगी थी, बहुत वो ताकतवर बन गया था, ठीक है। तो इन सारे ग्रुप में जो इंग्लिश वाले थे, अंग्रेज़ थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे क्योंकि वहाँ पर उद्योगों का विकास हो रहा था, फ्रांसीसी क्रांति में इसे पढ़े थे। तो इंग्लैंड वालों ने सोचा कि वो आजू बाजू मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, ठीक है, तो वो लोग सोचे कि जो आजू बाजू वाले कंट्री है उनको अपने में मिलाने के बारे में सोचा। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि स्कॉटलैंड, आप शुरू में आपको दिखाए थे ग्राफ में, मैप बनाए थे, तो सबसे पहले उन्होंने स्कॉटलैंड को मिलाने के बारे में सोचा। तो फिर क्या हुआ कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, यहाँ देखिए दिया हुआ है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ये MCQ में बहुविकल्पी में आ जाता है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो फिर क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया, और इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड वालों का कब्जा, मतलब पूरा का पूरा कब्जा स्कॉटलैंड वालों पर हो गया। वही दिया है कि इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया।
क्या हुआ कि जो इंग्लैंड का पूरा प्रभुत्व स्कॉटलैंड पर हो गया, ठीक है। इंग्लैंड का टोटल पूरा का पूरा प्रभुत्व स्कॉटलैंड पे हो गया। आपको यहाँ पर दिया भी है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन कौन सा साइन हुआ, 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। मतलब स्कॉटलैंड को ग्रेट ब्रिटेन में मिला लिया गया, ठीक है। तो ये इसमें याद रखिएगा 1707, ये बार बार MCQ में पूछता है। और देखिए यहाँ पर ब्रितानी दिया, तो ब्रितानी का मतलब ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिश जो ब्रिटेन में रहते हैं ब्रिटिश, तो हिंदी में उसे ब्रितानी कहते हैं, ठीक है। इसको तो ये सब आप बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ब्रितानी से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया, मतलब स्कॉटलैंड को मिला लिया गया। इसके बाद ब्रिटेन संसद, यहाँ ब्रितानी नहीं बोल रहे हैं हम, ब्रिटिश बोल रहे हैं, ठीक है, ब्रिटेन। तो ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा, मतलब पूरा का पूरा किसका प्रभुत्व रहा, इंग्लैंड वालों का प्रभुत्व रहा। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, स्कॉटलैंड को अपने में मिला लिए थे। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। और क्या हुआ कि अगर ब्रितानी की पहचान मतलब वो उसके अंडर आ गया, तो क्या हुआ, मतलब उसमें जो स्कॉटलैंड था वहाँ पर जो भी वहाँ की संस्कृति को दबाया गया और जो ब्रिटेन की जो संस्कृति थी उसको बढ़ाया गया। तो ये दिया कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति, जो वहाँ की संस्कृति कल्चर थी, स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। मतलब योजना बना के जो भी उनकी संस्कृति थी उनको ख़त्म किया गया और अपनी संस्कृति, मतलब जो इंग्लैंड वालों की जो संस्कृति थी उसे लाया गया। तो ये दिया है, इसको याद रखिएगा कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को, मतलब जो भी स्कॉटलैंड का कुछ था उसे योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया, ठीक है। स्कॉटिश हाईलैंड के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। और फिर जो स्कॉटलैंड के रहने वाले, क्या बोला जाएगा, स्कॉटिश, तो वहाँ पर वो लोग अपनी आज़ादी के लिए प्रयास किया, मतलब वहाँ के लोग प्रयास किए स्कॉटलैंड वाले अपने आप को आज़ाद करने के लिए, बट वो क्या हुए, फेल हो गए, अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाए। तो वही दिया है, स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी, मतलब वहाँ के निवासी, स्कॉटलैंड के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी, मतलब वो वहाँ पर देखिए दो कल्चर के बारे में यहाँ बताया गया है, कैथोलिक और प्रोटेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, जैसे हम लोग के यहाँ वो दिगंबर श्वेतांबर है ना, जो बुद्ध भगवान को मानता है, बुद्ध भगवान को, मतलब वो श्वेतांबर दिगंबर के बारे में आप सुने होंगे, ठीक है। तो जैसे ईसाई जो ईसा मसीह को मानता है तो उसका भी है दो कल्चर, एक है कैथोलिक है एक प्रोटेस्ट है। तो क्या हुआ कि स्कॉटलैंड वाले मतलब अपने आप को आज़ादी के लिए सोचे लेकिन फेल हो गए। यही दिया हुआ है कि स्कॉटिश हाईलैंड के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया उन्हें क्या हुआ, दमन करना पड़ा, मतलब ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। वो मतलब फ्री नहीं हो पाए, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गोलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। और जब इंग्लैंड के कब्जे में स्कॉटलैंड आ गया तो वहाँ के लोगों को अपनी लैंग्वेज बोलने, मतलब जो उनकी जो लैंग्वेज थी उससे बोलने में मना कर दिया गया। और जो उनकी नेशनल पोशाक थी, राष्ट्रीय पोशाक थी, उसे भी पहनने से मना कर दिया गया। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। और स्कॉटलैंड उनमें से मतलब बहुत सारे लोगों को क्या किया, मजबूर किया गया अपना वतन छोड़ने पे, मतलब जो भी इंग्लैंड वालों की बात नहीं मान रहा था तो उससे मजबूर किया गया उन्हें अपना वतन छोड़ने पे। तो आपको ये भी पढ़े कि क्या हुआ कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड को अपने में मिला लेता है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग आयरलैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको फिगर दिखाए थे ना, आयरलैंड दो पार्ट में बटा हुआ था। किस किस में, एक आयरलैंड और एक क्या था, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, दो पार्ट में बटा हुआ था।
यहाँ बार बार नाम लिया जाएगा कैथोलिक का और प्रोटेस्ट का। तो देखिए, कैथोलिक का मतलब होता है जो रोमन कैथोलिक, जो क्रिश्चियनिटी धर्म को पुराने समय से, बहुत पुराने समय से मानते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। और जो प्रोटेस्ट थे वो 14 सेंचुरी से निकल कर आए, और वो क्या करते थे, कैथोलिक का अपोज करते थे, ठीक है। तो ये क्या है, ईसाई धर्म का ही, जो क्रिश्चियनिटी धर्म का दो अलग अलग सेट है। जैसे हम लोग के यहाँ क्या है, श्वेतांबर दिगंबर है, भगवान तो एक ही है, ईसा मसीह ही हैं, लेकिन क्या है, एक दोनों की जो पहचान है क्या अलग अलग है। श्वेतांबर और दिगंबर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास 6-7 में पढ़ाया गया होगा इस श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। और नहीं पता होगा तो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। और जो इंग्लैंड वाले थे, ठीक है, इंग्लैंड पावरफुल था। इंग्लैंड किस धर्म को मानते थे, तो वो उसको मानते थे, किसे, प्रोटेस्ट धर्म को मानते थे। जो इंग्लैंड के लोग थे वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे, ठीक है। और जो आयरलैंड देश के बारे में बताया जा रहा है, तो आयरलैंड वाले क्या करते थे, आयरलैंड वाले किसे मानते थे, वो कैथोलिक धर्म को मानते थे। इंग्लैंड वाले प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे और आयरलैंड में किसको, कैथोलिक धर्म को मानते थे। और फिर क्या हुआ कि जो आयरलैंड में मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड में जो प्रोटेस्ट धर्म को मानते थे, उन्हें क्या करते थे वो इंग्लैंड वाले, ठीक है, इंग्लैंड वाले सपोर्ट देते थे उनको, फाइनेंशियली मतलब हर तरह का हेल्प करते थे, उनको अपने में मिलाने की कोशिश करते थे। कहाँ पर, आयरलैंड में जो प्रोटेस्ट धर्म को मानते थे, प्रोटेस्टेड दिया हुआ है, प्रोटेस्टेड धर्म को मानते थे, तो वो क्या करते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, उनकी सहायता करते थे, मतलब अपने धर्म का प्रचार एक तरह से करते थे, उन्हें फाइनेंशियली हेल्प देते थे, ठीक है। तो आयरलैंड जो देश था, आयरलैंड देश कैथोलिक और प्रोटेस्ट में बटा हुआ था। तो यही दिया हुआ है कि आयरलैंड देश कैथोलिक और प्रोटेस्ट धार्मिक गुटों में गहराई से बटा हुआ था, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो इंग्लैंड वाले थे वो जो प्रोटेस्ट धर्म को मानते थे, उन्हें फाइनेंशियली हर प्रकार की मदद करते थे। इंग्लैंड वाले प्रोटेस्ट धर्म जो प्रोटेस्ट धर्म को मानता था। अंग्रेज़ों ने आयरलैंड में प्रोटेस्ट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की, और बहुत ज़्यादा वही दिया है कि हर तरह का जो इंग्लैंड वाले जो प्रोटेस्ट धर्म को मानते थे, उन्हें हर प्रकार की क्या करते थे, मदद करते थे, फाइनेंशियली हर मतलब जो भी मदद चाहिए था वो उनका मदद करते थे, इंग्लैंड वाले हेल्प करते थे। तो फिर क्या हुआ, आयरलैंड आपको शुरू में बताया ना, आयरलैंड 2 पार्ट में बटा हुआ था। तो आयरलैंड में जो नॉर्थ वाले पार्ट में प्रोटेस्ट धर्म वाले जाते थे, और ठीक है, जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है वहाँ कैथोलिक धर्म वाले जाते थे। तो इंग्लैंड क्या करता था, उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करता था, फाइनेंशियल हेल्प कर देता था, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड वाले को बहुत ज़्यादा मदद करता था। और वो इंग्लैंड वाले सपोर्ट देते गए नॉर्दर्न आयरलैंड वाले को, और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पूरा उसके पार्ट बन गए, ग्रेट ब्रिटेन के पार्ट बन गए। तो शुरू में हम आपको एक इक्वेशन के माध्यम से बताए हैं, क्या बताएं अगर आपको याद होगा तो, स्कॉटलैंड बताए हैं प्लस इंग्लैंड बताए हैं प्लस वेल्स, ये तीनों मिलकर क्या बन गए, ग्रेट ब्रिटेन, ये स्टार्टिंग में बताए हैं। और उसके बाद क्या बताए हैं, उसके बाद बताएं कि ये आयरलैंड, जब आयरलैंड भी मिल जाता है, नॉर्दर्न आयरलैंड, जब नॉर्दर्न आयरलैंड मिल जाता है तो क्या होता है, तो वो किसका पार्ट बन जाती है। ये सब हम आपको जो इक्वेशन के माध्यम से बताए हैं वही सब कुछ दिया हुआ है। नॉर्दर्न आयरलैंड मिल जाता है तो क्या बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। ये सब कुछ हम आपको बता दिए। और जैसे स्कॉटलैंड वालों ने क्या किया था, विद्रोह किया था, वैसे ही आयरलैंड के जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वोल्फ टोन, एक नंबर में पूछ देता है, वोल्फ टोन, ठीक है, हिंदी में वोल्फ टोन और WOLF, वोल्फ टोन एक व्यक्ति थे। तो उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया, क्रांति किया, ठीक है, 1798 में उन्होंने विद्रोह किया, लेकिन क्या हुआ, फेल हो गए, मतलब असफल हो गए। विद्रोह तो किए लेकिन क्या हुआ, फेल हो गए। फिर एक एग्रीमेंट एक्ट साइन हुआ, कब साइन हुआ, 1801 में। तो ये विद्रोह के बाद मतलब वो जो वोल्फ टोन थे वो उन्होंने विद्रोह किया 1798 में, लेकिन क्या हुआ, वो फेल हो गए। और उसके बाद 1801 में, कब, 1801 में
आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, हम आपको बताया है ना कि कैसे यूनाइटेड किंगडम बना। तो यूनाइटेड किंगडम को 1801 में आयरलैंड को 1801 में यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। फिर क्या हुआ लास्ट में, एट द लास्ट क्या हुआ कि जो ब्रिटिश था, ब्रिटेन, एट द लास्ट क्या हुआ, एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, मतलब एक ब्रिटेन नया नेशन बन गया। एट द लास्ट क्या हुआ कि ब्रिटेन एक नेशनल बन गया, एक कंट्री बन गया। लेकिन वहाँ पर क्या था, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड, ये यहाँ के लोग थे, मतलब सबका कल्चर, लैंग्वेज कुछ तो अलग था। तो उसके मतलब उसको यूनाइटी करने के लिए, एकता लाने के लिए वहाँ के लोगों ने प्रचार प्रसार भी किया। तो वही दिया है कि आंग्ल संस्कृति, इंग्लिश संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह, वहाँ पर नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह लाए गए। ब्रिटेन का झंडा आप लोग देखे ही होंगे। तो ब्रिटेन झंडा, ब्रिटिश का जो झंडा लाया गया वो एकता का प्रतीक था। फिर नेशनल सॉन्ग लाया गया, क्या है, गॉड सेव अवर नोबल किंग। ये सब मतलब यूनिटी लाने के लिए, ये सारा काम किया गया। और पुराने राष्ट्र संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह पाए। और फिर क्या हुआ, एट द लास्ट ब्रिटेन एक कंट्री बन गया। और उसमें यूनिटी लाने के लिए नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये सब ज़बरदस्ती मतलब थोपा गया, एक तरह से कह देंगे। एट द लास्ट क्या हुआ, ब्रिटेन एक कंट्री बन गया।